नमस्ते। आज फिर एक बार मलखाम कट्टा पे सभी का स्वागत है। मैंने पिछले सेशन में ही बताया था कि मैं अगला सेशन कोचेस के ऊपर या कोचेस को लेके करने की कोशिश करने वाला हूं, और मैं जिस तरह से बताया उस तरह से मैं आज नए कोचेस के साथ आज बातचीत करने वाला हूं। आज खिलाड़ियों के साथ वो आज कोचेस भी बने, तो उनकी जर्नी के बारे में हम लोग जानेंगे। और आज जो युवा पीढ़ी है, इन जैसे अनुभवी लोगों के साथ उन्होंने आज मलखाम खेल बढ़ाने के लिए उनका योगदान वो किस तरह से दे रहे हैं, इसके साथ ही आज इनके साथ जो खेले हुए खिलाड़ी है, मेरे साथ खेले हुए खिलाड़ी है, जो आज उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या जॉब प्रोफाइल की वजह से आज वो खुद का वक्त नहीं दे पा रहे हैं मलखाम के में। वो उनकी दिक्कतें मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शायद ये मलखाम का वो सेशन देख के अगर हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन भी अगर वो मलखाम से जुड़ जाते हैं, तो ये मेरे मलखाम कट्टा का ये सेशन का आज सक्सेस है, ये मैं मानता हूं। और यही आज युवा पीढ़ी अगर एक साथ जुड़ती है तभी आज मलखाम खेल बढ़ने वाला है। जिस तरह से आज हॉकी की हालत हम लोग देख रहे हैं कि खेल हमारे भारत का था, लेकिन आज जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती गई, जैसे जैसे आज खेल फास्ट होते गया, आज भारत को सभी देश के साथ खेलना बहुत दिक्कत जाती है। आज मलखाम खेल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आ गया है। आज यही युवा पीढ़ी है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐसे 3 गेस्ट के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। इन लोग के अनुभव के साथ हमारा जो खेल बढ़ रहा है और वो जो आज नए नए चीजें मलखाम में लेके आ रहे हैं, इसका हमें सभी को उपयोग होगा। तो मैं आज सबसे पहले स्वागत करता हूँ मेरे मित्र पंकज शिंदे, जो पुणे से बिलोंग करते हैं और शिव छत्रपति अवार्डी 2008-9 के वो विजेता है। और इसके साथ ही आज उन्होंने अपने जर्नी में बहुत सारे जगह पे अनुभव लेने के बाद भी आज मलखाम खेल से जुड़े हुए हैं और फुल फ्लैश मलखाम की कोचिंग कर रहे हैं। तो पंकज शिंदे सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम पंकज शिंदे है और गणेश जी धन्यवाद मुझे मलखाम कट्टा पे बुलाने के लिए। मलखाम की जर्नी मेरी 3rd स्टैंडर्ड से हुई थी स्कूल में, और उसके बाद 17-18 ईयर्स मैंने मलखाम किया। मेरे कोच अभिजीत भोसले हैं, जो कि महाराष्ट्रीय मंडल में मुझे सिखाते थे। उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से मुझे मलखाम में बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला और नाम मिला और सब पहचानने लगे हैं। उसके बाद मैंने कुछ साल जॉब किया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे मलखाम के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने 4 साल पहले 2017 में वेदांता एकेडमी ऑफ मल्लखांब की ब्रांच ओपन की पुणे में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत से बच्चे मलखांब के लिए आते हैं। बहुत प्यार मिला सब लोगों से। अभी मेरे पास 50-60 स्टूडेंट्स हैं मलखांब के लिए, और अभी वेदांता मल्लखांब एकेडमी के 2 ब्रांचेस है पुणे में। और इसके साथ साथ मलखांब गेम भी बहुत आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वेदांत एकेडमी जिस तरह से आप 1 की 2 ब्रांच बनाए, और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में आपकी वेदांत एकेडमी की ब्रांच बढ़ती जाए और इसी तरह से मलखाम खेल भी बढ़ते जाए और आपका अनुभव ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों के पास पहुंचे। इसी के लिए मैं दुआ करूंगा। दूसरे अपने अतिथि है रईस पटेल। रईस पटेल ये सातारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छे से मलखाम खेल खेला हुआ है, मेरे साथ खेला हुआ है। तो हम साथ खेले हुए हैं और उनके साथ उन्होंने मलखाम की कोचिंग की भी शुरुआत की है। जहां जहां पे वो जाते थे स्टडीज के लिए या कुछ अलग काम के लिए, वहां पे नजदीक वाले जहां पे भी उनको कहाँ पे इंस्टीट्यूट या कहाँ पे कोचिंग सेंटर मिले, वो वहां पे जाते थे और कोचिंग करते थे या खुद की प्रैक्टिस भी करते थे। तो रईस पटेल, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है और आपके बारे में भी कुछ हमको जानना है कि आपने मलखाम खेल कहाँ से और किससे सीखा। नमस्ते सर। सभी प्रशिक्षक और हमारे गुरुवर्य को मेरा नमस्ते। मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी मलखाम की शुरुआत 93 में शुरू हो गई। मैं तब 6th क्लास में था और मेरा 1995 में मैंने पहली कंपटीशन पुणे में खेली थी, जो अंडर 12 में था। और उसके बाद मेरी मलखाम की जर्नी शुरू हो गई। जैसे कि आपने बताया कि मैं जहाँ जाता था स्टडीज के लिए, अमरावती गया, पुणे गया, तो वहाँ पर मैंने मलखाम कोचिंग भी शुरू किया और खुद की प्रैक्टिस भी कर किया। मेरे मित्र पंकज शिंदे सर मुझको विद्यापीठ छोड़ने के लिए आते थे। एक अच्छा बॉन्डिंग था हमारा और अभी भी है।
ऐसे हमारी जर्नी शुरू हो गई और अभी मैं मलकम संघ सतारे में श्री सुई शेड़के के अंदर में काम करता हूँ और वही मेरे गुरु है। धन्यवाद सर। धन्यवाद रईस पटेल। और अभी तो अच्छा लगा कि मैं अभी सुनने में बहुत खुशी हुई कि दो दोस्त पंकज और रईस जो साथ में अपने प्रैक्टिस करते थे एक साथ, बहुत सारा वक्त एक साथ, तो मैं वही देख रहा था कि ये सेशन से पहले आप दोनों बातचीत बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो अच्छा लगा दोनों को साथ में लाके इस मंच पे। यही मलकाम कट्टा की आज सक्सेस है कि आज ऐसे पुराने दोस्त अपने विचार लेके एक साथ इस मंच पे आते हैं। मेरे तीसरे अतिथि है, तीसरे मेरे गेस्ट है आदित्य म्हात्रे। आदित्य म्हात्रे ये मुंबई सिटी से बिलोंग करते हैं। श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर, ये सभी ने नाम सुना है, जहाँ पे पहला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था और वहां पे वो बहुत बचपन से मलखाम सीखे हैं और उसके साथ वो अभी सिखा भी रहे हैं। तो ऐसे बड़े बहुत ही अनुभवी संस्था के साथ वो जुड़े हैं, तो मैं उनको मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ और आदित्य म्हात्रे आपका भी थोड़ा अनुभव जानना चाहता हूँ। धन्यवाद गणेश जी, धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मौका देने के लिए अपने जो विचार है वो इस बड़े मंच पे शेयर करूं। सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि सारे जो ये सुन रहे हैं और मेरे दोस्त पंकज और रईस और सर आप भी सेफ है घर पे और मलकाम के प्रैक्टिस की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी दिन में लॉकडाउन ओपन हो जाएगा और हम सारे ग्राउंड पे चले जाएंगे। तो मैंने पिछले 20 साल से मलखाम से जुड़ा हूँ। पहले 15 साल तक मैं मलखाम करता था, सीखता था और अब सिखा रहा हूँ। ये सारे जो 20 साल की मेरा प्रवास था उसमें मुझे देशपांडे सर, श्रेयस सर, श्रीनिवास सर, शशिकांत सर, इन जैसे बड़े शिक्षकों का सहाय मिला और उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। फिलहाल मैं श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में शाम को जाके मलखाम सिखाता हूँ बच्चों को और बहुत अच्छा लगता है कि अपना जो ज्ञान है वो सबके साथ शेयर करने में। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी। और अभी मेरे तीनों गेस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि आज एक नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जो मलखाम से अभी भी जुड़ी है और अपना बेस्ट टू बेस्ट वक्त मलखाम के लिए दे रहे हैं, अपने अनुभव दे रहे हैं। मैं इनके तीनों के साथ कोई भी विषय के ऊपर आज मलखाम का सत्र ले सकता हूँ। कोचिंग कैसे करनी है, कैसे प्रैक्टिस की है, उनके मलखाम के एलिमेंट के बारे में भी बातचीत कर सकता हूँ। लेकिन अपना जो विषय है कि हम लोग, हमारा जो नया यूथ है, नए हमारे जो यंग कोचेस है, इनका अनुभव हमारे सबके सामने लेके आने की कोशिश है। पंकज के बारे में तो मैं जानता हूँ कि 2007 में जब भी पंकज का शायद सीनियर नेशनल में था, तभी मैं महाराष्ट्र का कोच था, तो पंकज का परफॉर्मेंस तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और पंकज ने मुझे तभी एक नाम दिया था, कोच करके बुलाता था। कभी मिलता था ना मुझे, पंकज तो कोच करके बुलाता था, क्योंकि एक अच्छे से बॉन्डिंग हो गई थी। वो पंकज ने दिया हुआ नाम था, वो मुझे बहुत प्यारा लगता था। तो एक कोच करके बुलाने का, वो मुझे बताने का है कि एक कोच करके कोई बुलाता है तो वो बहुत ही अच्छा, प्यारा और रिस्पेक्ट का वो प्लेटफॉर्म है। ये आज तीनों उसी प्लेटफॉर्म पे आज काम कर रहे हैं। तो एक कोच, अनुभवी कोच और ये यंगस्टर कोच के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो शुरुआत में पंकज जी, मैं पहला प्रश्न आपको पूछना चाहूंगा। मलखाम तो आपने अच्छा खेला है, हमें सबको पता है, और शिव छत्रपति अवार्ड से आपको नवाजा गया है, लेकिन मलखाम के अलावा और कुछ खेल आपने खेला है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ गणेश जी, मल्लखांब के साथ साथ मैंने बहुत से गेम खेली है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैंने दूसरे कौन से गेम नहीं खेले हैं। मल्लखांब के साथ साथ मैंने फुटबॉल खेला है, जो कि कॉलेज में मैं खेलता था। उसके साथ साथ मुझे मल्लखांब के साथ ट्रेकिंग का बहुत शौक है। मैंने पूना में, हिमाचल में बहुत से ट्रैक किए हैं। उसके साथ साथ मैं अभी स्लैक लाइन रोप करके है, जो कि रोप बैलेंसिंग रहता है, वो मैं कर रहा हूँ। ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में मुझे अच्छा लगता है और ये सब मुझे जो नॉलेज है, मतलब जो मलखांब का जो नॉलेज है, वो सब मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है, क्योंकि मलखांब के वजह से मैं ये सब ये ट्रेकिंग जो है, स्लैक लाइन जो रोप जो है, तो उसके ऊपर मैं बहुत आसानी से कर पाता हूँ और बहुत बड़ा मजा आता है ये करने के लिए। तो ऐसे कर रहा हूँ मैं दूसरे स्पोर्ट्स। थैंक यू पंकज, बहुत अच्छे से जानकारी दी। रईस जी, रईस पटेल, आपको भी मैं सेम प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि और कुछ खेल खेला है आपने? यस सर, मैं जब कॉलेज में था तब मलखांब के प्रैक्टिस के साथ मैं पोलो वर्ल्ड की प्रैक्टिस भी कर रहा था। हमारे जो सीनियर दादा है विश्वतेज मोहिते, वो हमेशा बताते थे कि मलखांब खेलने वाला कोई भी गेम खेल सकता है
और इसका परिचिति मुझको विक्रांत दाभाडे के थ्रू हुआ। वो ज्ञान प्रबोधिनी क्रीड़ा प्रबोधिनी में चले गए, वहां पर उन्होंने बास्केटबॉल सीखा, फिर जिम्नास्टिक में नेशनल खेला उन्होंने। तो ये देखकर मुझको भी लगने लगा कि मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर मलखम्ब का प्लेयर ये कर सकता है, अगर ये बता रहे सब कि मलखम्ब का प्लेयर कुछ भी कर सकता है, कौन सा भी खेल खेल सकता है, और कौन सा भी खेल खेलने वाला मलखम्ब नहीं खेल सकता। तो इसका मैं प्रचिति लेने के लिए खुद फॉरवर्ड सीखा, और सेम टेक्निक घोड़ा की टेक्निक जो है टेकअप का, वो यूज करने का, और हाथ का फरारा जिससे हम बॉडी वर्टिकल उठाते हैं ऊपर, उसी की तरह मैं बार क्रॉस करके चला जाने का। तो ऐसे करते हुए मैं इंटर कॉलेज खेला, वहाँ पर मुझको 2nd रैंक मिला। फिर उसके बाद आगे मैं जोनल के लिए भी गया, मगर वहाँ पर मुझको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। मगर उसके बाद मैं समझ गया कि मलखम्ब खेलने वाला कुछ भी खेल सकता है। ये जो विश्वते दादा का वाक्य था, और जैसे देशपांडे सर बोलते थे कि डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत, जैसे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये मलखम्ब का व्यायाम है, पूरे शरीर को होता है। इसका मुझको अनुभव आया खुद को, और उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि चलो मुझको जो कला मिली है वो आगे हमारे आने वाले पीढ़ी को फॉरवर्ड करूंगा मैं, और इसी के लिए मैं अभी काम करता हूँ। धन्यवाद रईस सर, आपने अच्छे से पोल वॉल्ट खेला, और पोल वॉल्ट खेला भी नहीं तो आपने उसकी कंपटीशन भी खेली, भले डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, और मलखम्ब खेल से जुड़ के ये सब चीज आपने बैलेंस की है। आदित्य म्हात्रे, आपके बारे में भी थोड़ा जानना है, आपने किस तरह से कुछ अलग खेल के बारे में? जरूर गणेश सर। सो बचपन में सारे कोई ना कोई खेल से जुड़े रहते हैं। वैसे मैं भी बचपन में मलखम्ब के साथ स्विमिंग करता था, क्रिकेट भी खेली है। उसके बाद मलखम्ब पर कंसंट्रेट करा, और अब मलखम्ब सिखाने के साथ साथ मैं खुद रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग, तीनों डिसिप्लिन का एक ट्रायथलॉन स्पोर्ट होता है, उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अगले साल उसके एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अगर कोविड जाता है तो वो कंपटीशन में खेल पाऊंगा। जरूर आदित्य, और हमारी सबकी दुआ आपके साथ है, और कंपटीशन आप खेलोगे भी और अच्छा परफॉर्मेंस देके जीतोगे भी। तो मुझे सबको पता है कि आप एक आयरन मैन के लिए भी आप अटेम्प्ट किए थे, और उसको भी आपने सक्सेसफुली आपने किया था। बहुत डिफिकल्ट है स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, और आपके हम लोग सब लोग देखते भी है, प्रोफाइल में आप अलग अलग फोटोज डालते हैं। तो मुझे इस प्रश्न के साथ यही एक पॉइंट सबको बताना है, मेरे भारत की जनता को, कि आज पंकज ने फुटबॉल का नाम लिया, रईस ने आज पोल वॉल्ट का नाम लिया, आदित्य ने आज स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग सब चीज ये तीनों ने भी किया है, लेकिन फिर भी आज ये लोगों ने मलखम्ब खेल नहीं छोड़ा है, आज मलखम्ब से जुड़े हुए हैं, ताकि ये अपने अपने ये दूसरे खेल सिखा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मलखम्ब पता है सभी को, इतना पैसा हम लोग नहीं कमा सकते हैं, इतनी फीस चार्ज नहीं कर सकते। मैं तो मुंबई से बिलोंग करता हूँ, ये सब खेल में मैं जानता हूँ कि बहुत सारे चार्जेस लेते हैं। लेकिन आज जो इन लोग के जैसे आज युवा पीढ़ी है, इन्होंने आज जो मलखम्ब के साथ उन्होंने अपनी कमिटमेंट रखी है, ये कमिटमेंट मैं सबके सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा आप तीनों का अनुभव देख के। मेरा अगला प्रश्न पंकज जी आपको है कि आपने बहुत सारे कंपटीशन खेली है, प्रतियोगिताएं खेली है, ऐसा कौन सा आपको कुछ इंसिडेंट, ऐसा कौन सा आपका अनुभव है जो अभी आपको कोचिंग के वक्त काम में आता है? आप कौन से ऐसे आपके इंसिडेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि आपको सिखाने के वक्त उसको बहुत यूज करते हैं? जब कोचिंग करता हूँ मैं, तो बहुत सारे मेरा जो पास्ट है, जब कंपटीशन रहेगी या फिर प्रैक्टिस रहेगी, ऐसे जब मैं कोचिंग करता हूँ तो बहुत से मेरे अनुभव ऐसे आंखों के सामने आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, कंपटीशन के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पे जब कभी भी मुझे चोट पहुंची हुई है, लेकिन मुझे कंपटीशन खेलना ही है, तो जब बच्चे आते हैं मेरी तरफ और बताते हैं ये मेरा दुख रहा है, पैर दुख रहा है, तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, हमें ये करना ही है। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स रहते हैं कि हम हर वक्त जो भी स्टूडेंट हो, भले वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं उनका एक लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए, उनके जिंदगी की तरफ उनको एक पॉजिटिवली देखने के लिए हम हर वक्त उनको मोटिवेट करते हैं। जैसे कि कुछ कर नहीं पाता है, कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, तो जो कम करने वाला बच्चा होता है तो उसको थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, या फिर उसको थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है कि यार वो कर सकता है कि नहीं। लेकिन मैं जो अच्छा वाला बच्चा होता है उनको बताता हूँ कि नहीं, हाँ तू कर सकता है, तो चढ़ सकता है। उनके लिए छोटा सा क्लाइंबिंग भी
उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मैं ये हर वक्त देखता हूँ कि वो जब भी मैं कंपटीशन करता था तो मेरे जो सीनियर्स होते थे तो वो उनका कहना हर टाइम पे मेरे साथ ये रहता था कि नहीं तू कर सकता है। वो जो एक होप रहता है कि हाँ तू कर सकता है, वो हमें उन बच्चों को देना है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे मोमेंट्स है प्रैक्टिस के टाइम पे कि हमारे जो सर है अभिजीत भोसले, वो कभी कभी चिढ़ते थे, हार्श होते थे प्रैक्टिस के टाइम पे, लेकिन अब वो पता चलता है कि नहीं, वो हमें एक मकाम पे पहुंचने के लिए वो हमारा एक बूस्टिंग था। तो हम ऑफ कोर्स अभी सिखाने का टेक्निक और नजरिया थोड़ा बदल गया है, लेकिन इंटेंशन वही रहता है कि वो बच्चों को एक अच्छी लेवल पे लेके जाना है। तो बहुत से सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि जब कभी भी मैं प्रैक्टिस लेता हूं तो वो आंखों के सामने आते हैं, ऐसे है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। यादें जितनी हम लोग याद करें उतनी कम है, लेकिन यही आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अपनी यादों को याद रख के हमारे नई पीढ़ी को या नए स्टूडेंट्स को उसका कैसे हम लोग बेनिफिट दे। रईस जी, आपके यादों के बारे में कुछ बताइए। आपका कौन सा ऐसा अनुभव है जो आप अभी सिखाते वक्त उसको आपको बहुत यूज होता है? अनुभव ऐसे बहुत सारे हैं, मगर उससे सबसे ज्यादा मुझको जो पता है कि मैं जब मलखम सीखता था तब बैठी झाप को मैं बैठा था ऊपर, और बड़े मलखम पर जब झाप करने की थी तब मुझको रोना आ गया कि मैं फर्स्ट टाइम था और मैं रो दिया वहाँ पर कि मुझको नहीं आएगा, ये आएगा। तो वो फील आता है कि अरे हाँ, अभी जब मैं बच्चों को बैठी झाप सिखाता हूँ ना तो मुझको मेरी याद आती है कि मैं रोया था, तो ये बच्चा नहीं रोना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। तो उसको मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करा के छोटे मलखम पर, फिर उसको अभी जैसे नई टेक्निक तो नहीं है, मगर चेयर लेके उसका हाइट का थोड़ा डर कम करके उनको बैठी झाप सिखाता हूँ। फिर वो एक बार बच्चे को समझ में आया कि ये दादा या सर मुझको नहीं छोड़ेगा कुछ भी होने के बाद भी, तो फिर उसको कॉन्फिडेंस आने के बाद वो अगली कैचेस आराम से सीखता है मेरे पास से। और इसी तरह से मुझको वही याद आता है कि मैं बैठी झाप को रोया था। तो अभी मेरा जो स्टूडेंट्स है या जो बच्चा आएगा या कोई भी बच्चा हो, मैं जहाँ सिखाता रहा, मैं वही ध्यान रखता हूँ कि ये बच्चा खुश होकर ग्राउंड से चला जाए। उसको आज कुछ तो नया सीखने के लिए मिला, कुछ तो उसने नया किया, उसके ऊपर जो खुशी का चेहरे पर जो खुशी रहती है वो खुशी खुशी हंसते हुए चला जाएगा। यही मेरी कोशिश ज्यादा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद रईस। और चलो, आपने बता तो दिया कि आप बैठी झाप करते वक्त आप रोए थे, और आप अभी आपके सब स्टूडेंट भी जानेंगे। तो आज कोई बच्चा रोएगा रईस सर के तो रईस सर उसको डांटेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके पास अच्छा अनुभव है। ये आज हंसी मजाक में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आज ये सब आज हमारे साथ, मेरे साथ पले बड़े हुए हैं, अच्छे दोस्त है, और इनके साथ बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। तो आज इनके साथ अगर भारत की हमारे नई पीढ़ी के आज कोचेस को अगर कुछ मिलता है तो यही आज मलखम कट्टा की देन है। आदित्य जी का तो बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, मुझे पता है, क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे कोचेस हैं जो जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव है। देशपांडे सर का नाम उन्होंने लिया, श्रेयस मस्कर, शशिकांत रावणावन सर, वो जो अपने साथ नहीं है, उनके साथ भी मैंने बहुत सारी अच्छी बातें की है। श्रीनिवास का नाम लिया, वो भी मेरा अच्छा दोस्त है, ऑल इंडिया में साथ में खेला है, वो भी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये सब चीज उनके पास पहले से अनुभव है। तो आदित्य, आपका भी खुद का कुछ अनुभव खेलते वक्त का होगा जो अभी आपको सिखाते वक्त काम में आता है, उसके बारे में बताइए। गणेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसे रईस ने कहा कि बैठी झाप को वो डरते थे, वैसे हर कोई एक ना एक एलिमेंट को डरता ही था, और गिरा है और रोया है। तो इसी से हम सीखते हैं। और जैसे आपने बोला कि जो 4 बड़े प्रशिक्षकों की आपने नाम लिए, उनसे मैं ये सीखा हूँ कि हर एक प्रशिक्षक की सिखाने का तरीका अलग होता है। हर एक प्रशिक्षक एक प्रॉब्लम को अलग अलग नजरिए से देख के अलग अलग ऑप्शंस बताता है आपको। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सामने वाला किस भाषा में समझता है। कभी कभी उसके ऊपर, जैसे अभी पंकज ने बोला, अभिजीत सर डांटते थे, बट वो करना भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो बच्चा आगे जाएगा नहीं। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि हर एक बच्चे को सिखाने का तरीका अलग होता है और हर एक बच्चे को समझने का तरीका अलग होता है। तो आपको ये जानना है कि बच्चा कैसे समझेगा, बच्चों को सिखाने के लिए या समझाने के लिए मुझे क्या और अलग तरीके से करना होगा एज अ कोच, ये ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद आदित्य जी। और मेरा अगला प्रश्न पंकज जी आपको जाता है। आप
खुद आप अपने 2 ब्रांचेस पुणे में है वेदांत मलखाम एकेडमी, तो मुझे ये जानना है कि आज ये चॉइस भी आपके पास है बिकॉज आप अभी वहाँ के कोच है, हेड कोच है, तो खिलाड़ी सिलेक्ट करते वक्त ऐसे आपके पास कुछ ऑप्शन आप रखते हैं कि आप अपने मन से खिलाड़ी चॉइस करते हैं कि जो वॉकिंग आता है आपके डोर तक उसको आप मलखाम सिखाना चालू करते हैं, ऐसे कुछ मतलब चॉइस करते हैं कि सबको मलखाम सिखाते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन है। वेदांता मल्लखांब एकेडमी का जो फर्स्ट मोटो है कि मलखांब के बारे में जो ये है कि जो कोई भी मलखांब लवर है तो उनको मल्लखांब सिखाना है। भले वो उनकी कैपेसिटी बच्चे की है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगा मेरा कि वो मल्लखांब को टच करे, एटलीस्ट वो क्लाइंबिंग भी करे सबसे बेसिक, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहे। और वो भी जैसे कि रईस पटेल ने बोला कि रईस पटेल जी ने बोला कि एक बच्चा आता है हमारे यहाँ पे, एक कुछ अचीव करता है और हैप्पी होके ग्राउंड से बाहर चला जाता है, तो वही फर्स्ट मोटो रहता है मेरा कि जो कोई भी बच्चा आता है तो वो हैप्पी होता है और वो कुछ ना कुछ उसके लाइफ में अचीव करता है, भले वो क्लाइंबिंग हो या फिर और कुछ कोई अलग से डिफिकल्ट एलिमेंट्स हो, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है मेरे लिए। और दूसरी बात ये कि हाँ, जो कुछ बच्चे अच्छे करते हैं तो उनका मैं थोड़ा अलग से थोड़ा सेशन लेके उनको ज्यादा प्रैक्टिस करवा लेता हूँ उनसे, तो उनका प्रैक्टिस देख के जो दूसरे बच्चे होते हैं तो उनका भी मेंटली मोटिवेशन मिलता है उनको और वो बहुत अच्छे से करने के लिए ट्राई करते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस हमारी चलती है। पंकज जी, मुझे आपको ही प्रश्न पूछना है कि वेदांत एकेडमी में आप शुरुआत 2 ब्रांचेस की है, लेकिन आप अकेले मैनेज करते हैं कि आपके साथ सपोर्टिंग आपके साथ कुछ कोचेस होते हैं? जी, मेरे साथ सबसे जब शुरुआत हुई थी वेदांता मल्लखांब की, तो वहाँ पे शुरुआत में मैं अकेला प्रैक्टिस लेता था, लेकिन मलखांब ऐसा गेम है कि एक आदमी बहुत से बच्चों को नहीं हेल्प कर सकता, तो अभी मेरे पास 2 कोचेस हैं जो कि मल्लखांब खेले हुए हैं पहले, तो वो हम तीनों मिलके प्रैक्टिस लेते हैं बच्चों की और ऐसे क्लब हमारा चलता है। हाँ, बेसिक के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह होता है वो जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं वो ही करते हैं। थैंक यू पंकज, अच्छा लगा सुन के, और यही मेरा हमारा मलखांब कट्टा का उद्देश्य है और हमारा यही गोल है कि मलखांब कोचेस की संख्या बढ़ाए। आपने अभी बताया आपने बातों बातों में कि एक मलखांब कोच इनफ नहीं होता है हेल्प करने के लिए, बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, हेल्प करना होता है, स्ट्रेचेस लेना होता है, बेसिक सिखाना होता है, बहुत सारे। इसमें अगर टीम वर्क जितनी बड़ी हो, आपके साथ 3 जन है 4 जन है, जितनी ज्यादा टीम है आपके पास कोचेस की, उतना बच्चे ज्यादा से ज्यादा मलखांब सीखे, और इसलिए हम लोग आज जुड़े हैं। रईस जी, आप मलखांब संघ सातारा से जुड़े हैं, आपने वहीं पे मलखांब सीखा है सुजीत शेड़गे सर के साथ, और सुजीत शेड़गे सर, राजीव जालनापुरकर सर, श्रेयस मस्कर सर, ऐसे अनुभवी कोचेस के साथ मलखांब गुरु के नाम से मैंने एक मलखांब का सेशन मलखांब कट्टा पे लिया था, जिन्होंने बहुत सारे नेशनल छत्रपति बनाए। आज हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम लोग उस मुकाम पे पहुंचे और उतने खिलाड़ी और उतने अवार्डी बनाए। तो रईस जी, आप वहाँ पे सिखाते वक्त आप एडवांस कोचिंग सिखाते हैं या बेसिक, आपके वहाँ पे कोचिंग किस तरह से चलता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे व्यायामशाला में जो चलता है वो एडवांस और बेसिक, ये 2 अलग बैच है। पहले हम बेसिक पर ध्यान देते हैं, जैसे पंकज सर ने बताया कि जो अनुभवी खिलाड़ी रहते हैं वो उनका एक्सरसाइज, फिटनेस ये सब लेते हैं और बेसिक सिखाते हैं उनको थोड़ा सा, और उन बेसिक में कुछ करेक्शन रहेंगे तो हम उन पर ध्यान देते हैं कि ये नहीं ऐसे सिखाना है, पैर सीधा ऐसे जाता है ऊपर, ये टेक्निक यूज करो तो ये जल्दी सीखेगा, उनको ट्रेन करते हैं। और उसके बाद एडवांस जो बच्चे रहते हैं वो हम सिखाते हैं उनको, और ऐसे प्रैक्टिस शुरू होती है। मुझको इसमें और एक मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था ना, तब सर हमको ऐसे ही ट्रीट करते थे कि तुम्हारे से जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाना है आपको मलखांब। तो सर का कहना ये था कि जब मलखांब कोई सिखाता है तो उसका विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है कि कैसे एलिमेंट्स करना चाहिए। तो बचपन से वो आदत लग गई थी कि कैसे सिखाना है। और एक अच्छा किस्सा याद आया मुझको
कि मैं 6-7 में था और मेरे साथ जो प्रैक्टिस करने वाला था वो मेरे से वेट से दुगना नहीं तिगना था। यानी मैं जब 40 किलो का होगा तो वो कम से कम 80 किलो का होगा, ऐसे ये वेट का डिफरेंस था। और उसको मुझको सादी आड़ी सिखाना था, तो सर ने मुझको बोला कि इसको सादी आड़ी सिखा लो आप। इतना बड़ा बच्चा मुझको उठाया नहीं जा रहा था, फिर भी मैं उसको कोशिश कर रहा था। और चिन्मय करके नाम था उसका, वो भी बहुत हंसी मजाक करते हम दोनों एक दूसरे को समझ के उसको मैंने सादी आड़ी सिखाया। तभी से हमारा ऐसे ही ट्रेनिंग चालू है और अभी भी हम ऐसे ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं। थैंक यू रईस जी। आज यही हम लोग बचपन से सीखे हैं, आप सभी ने सिखाया कि बचपन से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बेसिक तो पक्का सिखाया है, हमारे जूनियर्स को सिखाया है, या सर हमें जिम्मेदारी देते हैं तुझे ये एलिमेंट अच्छा आता है उसको सिखाया, उसको बता। उसी तरह से हम लोग मलखाम सिखाते सिखाते बड़े हुए और आप लोगों ने अभी अपनी जिम्मेदारी ले ली है अपने कंधे पे मलखाम कोचिंग की। यही बहुत महत्व है। आदित्य जी, आप जिस संस्था से जुड़े हैं उसका बहुत अच्छा इतिहास है, तो आप किस तरह से कोचिंग करते हैं समर्थ व्यायाम मंदिर दादर में, और आपके पास क्या जिम्मेदारी होती है, इसके बारे में कुछ बताइए। जरूर गणेश जी। तो हमारी संस्था में हर रोज मंडे मतलब सोमवार से लेके शनिवार तक शाम के 7 से 8 बजे तक ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद जिनको चाहिए वो और एक्सटेंड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे संस्था में ऐसे होता है कि आप 6 से 7 बजे के बीच में नॉर्मल क्लासेस होते हैं जिसमें आप रेगुलर मलखाम की प्रैक्टिस, मलखाम के सपोर्टिव गेम जैसे योगासन हो या जिम्नास्टिक्स हो, ये सिखाए जाते हैं बच्चों को। और उनके साथ 7 के बाद 7 से 8 से लेके ये प्रैक्टिस होती है, और 8 के बाद एडवांस और बेसिक दोनों तरीके के बच्चे अपना अगर टाइम है तो वो मलखाम पे टाइम देके नई चीजें सीख सकते हैं, किसी से सिखा सकते हैं। हाँ, और इसमें मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि जो मेरे सहयोगी जिनके साथ में मलखाम खेला हूँ, मेरे टीममेट्स मुंबई सिटी के, वो उनका जैसे टाइम मिलता है वो वहां आते हैं और बच्चों को उन्होंने जो सीखा है वो नॉलेज देके 1 दिन 2 दिन हफ्ते में या महीने में आके अपना नॉलेज दे के जाते हैं। तो उससे व्यायामशाला को बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ताकि बच्चों को जो नॉलेज मिलता है अपने सीनियर से वो पास ऑन होते जाता है, और उस वजह से बच्चे नई चीजें सीखते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। और यही आज अभी आदित्य ने जो बताया, पंकज ने बताया या रईस ने बताया कि आज हम लोग जो जिस तरह से सिखा रहे हैं और हमारा जो अनुभव है, और जो बच्चे लोग आते हैं उनको तो हम लोग सिखाना ही है, और जिनके पास अच्छा कैलिबर है उनको हम लोग अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए, चैंपियन बनाने के लिए उनको थोड़ा सा और ज्यादा वक्त देना पड़ता है, और उसी तरह से वो खिलाड़ी बनते हैं। अभी आदित्य ने बताया कि 1 महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार वो उनके सीनियर खिलाड़ी आते हैं और वो प्रैक्टिस लेते हैं। तो मैं सभी सीनियर खिलाड़ियों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर आपने उसी गांव में उसी सिटी में है तो प्लीज अपने जहाँ से आपने मलखाम सीखा है वहां पे एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार जाके, और हमारे जो मलखाम के कोच है, हमारे स्टूडेंट्स है, उनको वक्त दीजिए। अपने कोचेस है वो कभी भी हम लोग को ना बोलते नहीं, आपको भी पता है। और क्या होता है कि हम लोग जो मम्मी पापा होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, हम लोग हमारे हर माता पिता को अपना जो लड़का या लड़की होता है वो बेस्ट ही लगता है, हीरो ही लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें जो कमियां होती है, अपने जो खिलाड़ियों में कमियां होती है, तो कभी विजिटर जो आते हैं, हमारे जो दोस्त आते हैं जिन्होंने खेला है, शायद उनसे शायद बहुत सारे अच्छे करेक्शंस निकल आते हैं। उनका अनुभव हम लोग हमारे खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छा यूज होता है अगले करियर के लिए जाने के लिए। क्योंकि अभी पंकज ने भी बताया था कि टीम वर्क अच्छा होता है तो मलखाम खेल अच्छे से सिखा सकते हैं। पंकज जी, आपको मेरा अगला प्रश्न है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग तीनों भी अपने खुद के कुछ अनुभव ऐसे अगर शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे जो नए आने वाले कोचेस हैं उनको अगर कुछ हेल्प हो सके कि अभी आपने जो सीखा है अपने कोचेस से या अपने क्लब से, पंकज महाराष्ट्र मंडल से था, रईस सातारा से था और आदित्य, लेकिन फिर भी आपने कुछ इन्वेंट किया है कोचिंग में, या आप कुछ अलग ऐसे कि इक्विपमेंट्स या ट्रेनिंग के लिए या फिटनेस के लिए ऐसी कुछ चीजें यूज करते हैं, तो उसके बारे में कुछ अपने अनुभव अगर बता सकते हैं। कुछ ऐसे कुछ साधन है या ऐसे कुछ इक्विपमेंट जो मलखाम के खिलाड़ियों को अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हेल्प हो। अभी जो मलखाम चालू है, जो इस दौर में चल रहा है, तो बहुत से चेंजेस आए हैं, कंपटीशन में आए हैं, प्रैक्टिस में आए हैं, और लोगों का देखने का जो नजरिया है उसमें भी बहुत से बड़े चेंजेस हुए हैं। जब पुराना अगर देखते हैं तो इतनी सेफ्टी नहीं थी मल्लखांब में। एक बहुत सा रिस्क गेम है ये, लेकिन फिर भी
जब हम खेलते थे तो उस टाइम पे सेफ्टी नहीं होने के बावजूद भी हम बहुत से डेयरिंग करके मल्लखांब खेलते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो कोच जो पेरेंट्स है तो जो खेलने के लिए भेजते हैं तो उनको फर्स्ट गेम में वो सेफ्टी देखते हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी मल्लखांब खेलते हैं तो वो ग्रेविटी से अपोजिट मल्लखांब करता है और पूरा वजन वो खुद का उठाता है। तो कुछ टाइम के बाद उनकी एनर्जी वो खत्म हो जाती है, तो उस टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमने हमारे वेदांता एकेडमी में ऐसे किया है कि मैट्स जो है वो मैट्स की जो अगर 2 लगाते हैं मैट्स तो हम वहाँ पे 5 या 6 लगाते हैं। क्रैश मैट यूज किया है, या फिर हम पहले डायरेक्टली हम रोप पे नहीं, या फिर रोप या मल्लखांब पे नहीं जाने देते। पहले हम उनको बताते हैं क्या टेक्निक करनी है, उसके बाद ही हम सेफ्टी मेजरमेंट्स लेके उनको मल्लखांब पे चढ़ाते हैं और एलिमेंट सिखाते हैं। उसके बाद हम जो पहले मल्लखांब में या कौन से भी गेम में पहले डाइट नहीं था, लेकिन हम न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा ध्यान देते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए सेशंस रखते हैं। उसका हेल्प ये हो जाता है कि कभी कभी ज्यादा खाने से नहीं कर पाते स्पोर्ट्समैन एलिमेंट्स, तो डाइट की वजह से एक बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है कि वो एलिमेंट्स या फिर फ्रेश रहते हैं ग्राउंड पे, या फिर ग्राउंड के जब भी ग्राउंड से हम निकलते हैं स्टूडेंट्स तो एक अलग सी एनर्जी रहती है। ये हमें डिफरेंस देखा है हमने। फिटनेस रहता है हर बार। फिटनेस के टाइम पे हम ट्रेक्स के लिए जाते हैं, उससे क्या होता है हर बार एक मोनोटोनस जो होता है प्रैक्टिस करके, तो एक मोनोटोनस हो जाता है प्रैक्टिस। तो उसके लिए हम 6 महीने में एक बार हम उनको ट्रेक के लिए लेके जाते हैं। उससे क्या होता है वो एक अलग से नेचर में चले जाते हैं, और अलग से एक नेचर का जो फ्रेशनेस रहता है वो उनमें आ जाता है, और एक फिर से वो मोटिवेशन लेके वो फिर से प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। हमने छोटे छोटे चेंजेस किए हैं मल्लखांब प्रैक्टिस में यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं तो अगर मार्क्स देना होगा ना तो मैं ये आंसर के लिए 10 on 10 मार्क्स दे दूंगा। बहुत ही अच्छे से आपने अनुभव बताया, और यही एक जिगरा होता है कि आज मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे दोस्तों के पास जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग रिजर्व रहते हैं, नहीं बताऊंगा, मैं मेरे टेक्निक से मेरे पास रखूंगा। और आपने सेफ्टी को पकड़ के जिस तरह से आप खिलाड़ियों के साथ आप बात कर रहे हैं या आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डाइट के बारे में आपने बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा वो सुन के कि आपने बहुत ही अच्छे से मल्लखांब खेल बढ़ाने के लिए जो नई युवा पीढ़ी है जो आज मोबाइल से निकल के मल्लखांब की तरफ आ रही है, उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है और उनको कैसे आगे लेके जाना है, इसके बारे में आपने अच्छे से बताया। रईस जी, पंकज पुणे से है, आदित्य मुंबई से है, तो ये थोड़ा सिटी है, यहाँ पे ऐसे सब चीज आसानी से मिलती है, ऐसे मेरा मानना है। तो सातारा में किस तरह से आपने बदलाव किए हैं, आपके अनुभव से आपका एजुकेशन कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। कोई भी खेल में सबसे पहले जरूर रहते हैं फिजिकल फिटनेस, और यही हमारा एक्चुअली मेन टेक्निक है। यहाँ पर सातारा के जो बच्चे लगते हैं वो फिटनेस के दम पर ही लगते हैं। अभी आपने देखा होगा विशाल दाभाडे जैसा प्लेयर भी नेशनल खेल छत्रपति अवार्ड पाने के बाद भी वो प्रैक्टिस नहीं करते हुए भी वो नेशनल खेलता था। वो खुद हमने अपने आंखों से देखा है। और इसी हमारे सर का यही कहना है कि फिटनेस अच्छा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। श्रेयस सर का भी यही कहना है कि मल्लखांब इतना करो कि उस पर अपना कंट्रोल आना चाहिए और कुछ भी कर सकेंगे आप। यही हमारे अभी तक का टेक्निक है। और हमारे इधर अभी ये लॉकडाउन के पहले ही हमने अभी क्रैश मैट लिया है। उसके पहले क्रैश मैट नहीं था, तो हम बच्चे सब गद्दी लगा के प्रैक्टिस करते थे। पहले हाइट धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, छोटे मल्लखांब पर से, फिर थोड़ा कट्टे पर से, फिर कट्टे पर और मैट्स लगा के, फिर कुछ स्टूल्स वगैरह रखकर उस पर से प्रैक्टिस करके इससे धीरे धीरे हाइट बढ़ा के उसका बॉडी जो सेंस है या फिर उसका जो टेक्निक है वो धीरे धीरे उसका सुधार कर हम उसको फिर 5-6 जन नीचे खड़े रहते हैं। जैसे बीच में सर ने गंगावली सर ने फेसबुक पर डाला था एक वीडियो कि टीम वर्क, सब 5-6 जन खड़े थे। वैसे ही हम जनरली सब तरफ वही टेक्निक यूज करते कि 5-6 जन नीचे खड़े रहते हैं और डिस्माउंट कर कैच करने के लिए 2 आगे 2 पीछे खड़े रहते हैं।
वही हम टेक्निक यहाँ पर यूज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रईस जी। आज पंकज ने भी उसकी बातें रखी है कि उसने भी सेफ्टी के ऊपर सोच के खिलाड़ियों को सिखाता है। आज आपने भी वही बात बता रहे हैं कि आज सेफ्टी के लिए आप टीम वर्क, जैसे 5 जन खड़े रहो, 6 जन की, लड़का या लड़की कोई भी आज कुछ रिस्की एलिमेंट करे, उसके जान से कुछ ना खिलवाड़ हो, उसको कुछ खरोच नहीं आए। भले नीचे वाले लोगों को बहुत लगता है, मुझे पता है, जब भी टीम वर्क पकड़ते हैं ना तो एक के ऊपर एक दूसरे गिर जाते हैं, उसमें बहुत बहुत मस्ती होता है, मजा होता है। और उसी मस्ती मजाक में, उसी हैप्पीनेस में खिलाड़ी कभी सीख जाता है, पता नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा अनुभव रखा आपने। आदित्य जी, आपसे मुझे बहुत सारी अपेक्षा है कि आज आप आयरन मैन की ट्रेनिंग करते हैं, आज आप मैराथन भागते हैं, ऊपर स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। इसमें एक अलग फिटनेस, अलग इंड्योरेंस की जरूरत है, मसल इंड्योरेंस की जरूरत होती है, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस की जरूरत होती है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये अलग अलग वर्ड में बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ अलग बोले। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आप अनुभव अपने मलखांब खिलाड़ी के खिलाड़ियों को किस तरह से आप उनका फिटनेस बढ़ाते हैं, या आप क्या करते हैं? जरूर गणेश जी। तो जैसे आपने कहा अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ, सही में हर ट्रेनिंग में अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। जैसे कोई भी ट्रेनिंग लो आप, कोई भी स्पोर्ट खेलो, उसमें फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग और डाइट या न्यूट्रिशन, इन 3 चीजों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। आप क्या खाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या होगा, आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो ये खाने की बात हुई। एक होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो आपके फिजिकल एस्पेक्ट का पार्ट होता है, और दूसरा होता है मेंटल ट्रेनिंग। जैसे आप रईस जी ने हमें बोला था कि बचपन में वो ऊपर से बैठी जाप मारने के लिए डरते थे, तो उनके माइंड को ट्रेन करना कि आप बैठी जाप कैसे करो बिना डरे। तो ये 3 एस्पेक्ट होते हैं मेरे लिए, जितना मैंने पढ़ा है और मैं जो सिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें ये 3 एस्पेक्ट्स पे मैं ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ। और हम ट्रेनिंग करने से पहले मैं ये जानता हूँ कि कोचेस के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप ना कोचिंग करते हो तब आप पीछे ये सारी चीजों के बारे में पढ़ो, इसके बारे में सीखो, और आप विजुअलाइज करो कि आप जिन बच्चों को सिखा रहे हो उनमें से किसके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हो, कौन इस ब्रैकेट में आता है, और किसको इन 3 चीजों में से किस चीज की ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये सेग्रीगेट कर सको तो आप अच्छा सिखा सकते हो, क्योंकि आप उनके वीक पॉइंट जानते हो और आप अच्छे से उनकी प्रोग्रेस कर सकते हो। ऐसा मैं मानता हूँ सर। यस सर, आपने ये सब पूरी सारी दुनिया जानती है कि इसी पे अगर हम लोग वर्क करें और इसका अगर हम लोग थोड़ा स्टडीज करें, हमारे जो जानकार फ्रेंड्स कोचेस है उनसे बातचीत करें, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग इससे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा खुद का मानना है कि हमारे खिलाड़ियों में समझो कुछ कमियां होती है, सबको पता है, समझो किसी में स्ट्रेंथ कमी होती है या किसी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, तो परफॉर्मेंस बिठाते वक्त वो कमियां हम लोग छुपा सकते हैं कि बैक बेंडिंग का एलिमेंट ज्यादा नहीं डाला, या कुछ स्ट्रेंथ के एलिमेंट है जैसे कि प्लैंक है वो मैंने डाले ही नहीं सेट में, तो दिखेगी नहीं, तो कमियां छुपा भी सकते हैं। लेकिन ये कमियां कितने साल छुपाओगे? तो मेरा मानना है कि अगर वो कमियां पे अगर हम लोग कुछ काम करें, एक डाइटिशियन ले या कुछ उसको अलग से फिटनेस हम लोग उसको प्लानिंग करके उस हिसाब से उस कमियों पे काम करें, या फिर अगर कहाँ पे फिजियो ऐसे जैसे एक्सपीरियंस जैसे स्पोर्ट्स फिजियो है उनके सहायता लेके कौन से मसल्स को किस तरह से डेवलप करना चाहिए, कौन से मसल को कितना स्ट्रेच करना चाहिए, इसका अगर हम लोग कुछ हेल्प करके हमारी जो टीम अगर बड़ी करे तो शायद टेक्निकली अगर हम लोग मलखांब को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे जाके मलखांब का हॉकी होने नहीं देंगे। मलखांब के खिलाड़ी अपने भारत के हर साल विजेता बनेंगे। मुझे लगता है कि आदित्य जी आपका पास और कुछ इसके बारे में कुछ कहना है? हाँ गणेश जी, जैसे आपने बोला कि आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हो, कोई डाइटिशियन होता है या कोई फिटनेस ट्रेनर होता है, आप जरूर इनकी मदद ले सकते हो। बट हर लोग अपने कामों में इतने बिजी है कि वो रोज दिन नहीं दे पाते, तो जब वो आते हैं आप उनका पूरा यूज कीजिए, आप उनसे पूरा नॉलेज लीजिए। बट ये जो चीजें होती है फिटनेस ट्रेनिंग या न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग, ये बहुत कॉमन होती है, आपको हर जगह उसके 10-12 बच्चे मिले। अगर आपको जुकाम या खांसी, आप वो चीज रोज देखते हो और उस वजह से आपको वो पता होती है, तो अगर आप ध्यान देके करोगे कि किस बच्चे में क्या कमियां है और उसके लिए क्या कर सकोगे, तो वो ज्यादा उपाय नहीं है, वो छोटा सा 1-2 उपाय है, आप अगर वो जान लो तो आप किसी को भी अच्छा ट्रेन कर सकते। थैंक यू आदित्य जी। और मतलब ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है कि जितना आप कोच का ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है उतने हम लोग को कुछ पॉकेट जो हम लोग को लगता है कि वहां पे कमियां है, तो वो हम लोग
आसानी से भर सकते हैं और खिलाड़ी को फिजिकली कुछ ना डिफेक्ट देके या फिजिकली कुछ हार्म ना होके उसका परफॉर्मेंस मलखाम खेल में बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। पंकज जी, अभी आप तो अच्छे खिलाड़ी है, वो तो सबको पता है, महाराष्ट्र के बेस्ट आप खिलाड़ी हो चुके हैं और अभी आप कोच बन चुके हैं, तो आपको क्या चैलेंजिंग लगता है कोच का एक ताबीज या ऊपर ताज पहनने के बाद एज अ कोच आपको क्या चैलेंजिंग लगता है, इसके बारे में बताइए। बहुत डिफरेंस है प्रैक्टिस करने में और प्रैक्टिस लेने में। जब मैं खेलता था मल्लखांब, तो एज अ प्लेयर मैं खुद पे फोकस था, मेरी प्रैक्टिस, मेरा डाइट और मेरा परफॉर्मेंस। तो एक कंसंट्रेशन सिर्फ अपने खुद के ऊपर रहता है, तो ऐसे मेरे सब प्लेयर का होता है। लेकिन जब तुम्हारा प्लेयर का जोन छोड़ के जब तुम कोच की तरफ जाते हो, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है तुम्हारे सिखाने में। क्या होता है कि हमें हर एक बच्चे का अलग वीकनेस होता है, स्ट्रेंथ होता है, उसकी मेंटल कैपेसिटी होती है परफॉर्मेंस करने की, तो हमें हर एक बच्चे का स्टडी करना होता है। तो मुझे लगता है एक कोच हर एक प्लेयर की लाइफ जीता है, ऐसे मुझे लगता है। और उनको एक कोच 10 प्लेयर के बराबर होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि प्रैक्टिस लेते वक्त हर टाइम पे उसके हिसाब से, प्लेयर के हिसाब से स्टडी करके उनको सिखाना पड़ता है। अलग दूसरा बच्चा आता है तो फिर उसके हिसाब से करना पड़ता है। उनके कई लेवल पे उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिस में, तो उनका भी एक अलग से स्टडी करना पड़ता है हमें, तो वो एक रहता है। तो हमें मुझे लगता है कि ये बहुत प्लेयर्स से ज्यादा कोचेस का बहुत बड़ा टफ और इंटरेस्टिंग भी है ये काम है। लेकिन मुझे अभी प्लेयर के टाइम में मैंने बहुत लेकिन अभी मैं कोचिंग बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ गई है और मजा आता है जब मैं सिखाता हूँ और वो बच्चा कुछ एलिमेंट्स करने में अचीवमेंट मिलती है उसको, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ कोचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और ये स्टेटमेंट लास्ट का आपका गोल्डन स्टेटमेंट है, आप अभी कोचिंग एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉयमेंट में ही आज सक्सेस है। और आज जिस काम में आप खुश नहीं है तो वो काम करने में कुछ मतलब नहीं है। और आज आपका एंजॉयमेंट ही आपका खेल आगे लेके जा रहा है। आपने खेला तभी आपने एंजॉयमेंट किया, वो तो सबको पता है, लेकिन सिखाते वक्त भी आप एंजॉय कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अभी बता रहे थे कि आज हर एक खिलाड़ी के बारे में सोच के उसके साथ स्टडी करके सिखाना पड़ता है, लेकिन उसके साथ पेरेंट्स का भी स्टडी करना पड़ता है। और आपने बताया सिखाना डिफिकल्ट है, सबको पता है, मलखांब खेल ही डिफिकल्ट है। पेरेंट्स को आज अपने ही बच्चे को खाना खिलाना डिफिकल्ट जाता है कि सर वो ये नहीं खाता है, वो ये नहीं खाता है, हमारे कंधे पे बंदूक रख के आज उनको सब कुछ खिलाया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन आज अगर खाना खिलाना इतना डिफिकल्ट है, खाना इजी है, दूसरे को खिलाना डिफिकल्ट है, तो मलखांब सिखाना भी कितना डिफिकल्ट हो सकता है एज अ कोच बनके। और यही आज डिफिकल्ट चीज हम सब लोग कर रहे हैं और खिलाड़ी के साथ हमारा खेल भी हम लोग लेके जा रहे हैं। रईस जी, आपको अभी अगला प्रश्न है। आपने बताया ठीक है, आप 10 जन 5 जन नीचे खड़े हो जाते हैं हेल्प करने के लिए और अपना टीम वर्क होता है, लेकिन फिर भी कभी किसी खिलाड़ियों को बाय मिस्टेकली प्रैक्टिस के वक्त या कुछ कंपटीशन के वक्त कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ इंजरी हुई है, तो फिर उसको आपने किस तरह से टैकल किया एज अ कोच, इसके बारे में बताइए। मैं पुणे में था और वहाँ पर प्रैक्टिस ले रहा था, और जैसे जूनियर्स रहते हैं सिखाने वाले दूसरी जगह, वैसे मैंने एक अपॉइंट किया था वहाँ पर। तो उसके हाथ से बच्चा गिर गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तो उसके पेरेंट्स को मैंने फोन इन्फॉर्म किया उसको और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, और जो कुछ चार्जेस थे वो मैंने पे करने की कोशिश की। तो वो पेरेंट्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने, सर खेल में अगर बच्चा गिरा नहीं, उसको लगा नहीं, तो फिर वो खेल कैसा। और ये बात सुनकर मेरे को इतना मुझे अच्छा लगा कि इतने समझदार पेरेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि हम अक्सर ऐसे बोलते हैं कि पेरेंट्स ये करते हैं वो करते हैं, मगर कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि नहीं सर, खेल में होता है, लगना तो है ही। अगर हम साइकिल चलाते हो तो गिरते हैं तो
ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो सीखेगा तो ये आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही ये मेरे साथ किस्सा हुआ था पुणे में, श्री स्वामी समर्थ एकेडमी में चला रहा था रूपाली मड़के के साथ, तभी वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। और उसी के साथ देवर्षि कुलकर्णी का भी एक बार कंपटीशन में, मेन कंपटीशन में हाथ फ्रैक्चर हुआ था धुले में। तभी उसके पेरेंट्स भी इतने ही अच्छे थे कि उन्होंने भी मुझको बताया कि सर होता है, खेल में ये होता है, ये रहता है, अगर नहीं होगा तो कैसे चलेगा। ऐसे मुझको जितने भी पेरेंट्स मिले उतने अच्छे मिले। और मैं उनको पहले क्लियर करता हूँ कि खेल है, एक्सीडेंट होगा, हम ज्यादा से ज्यादा फिक्र लेते हैं, मगर अगर आप देखेंगे रास्ते पर भी चलते हुए भी आदमी का एक्सीडेंट होता है, तो ये खेल है। तो उनको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा खेल है, और वो भी दिल की तैयारी करके ही आते कि हाँ मेरे बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं होगा, मगर अगर हो भी गया तो उसके लिए मैं खुद जवाबदार हूँ, पेरेंट्स खुद जवाबदार है और बच्चे खुद जवाबदार है। ऐसे मैं उनको पहले ही बता देता हूँ। धन्यवाद रईस जी। और ये बहुत ही अच्छा है कि वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पेरेंट्स और कोचेस के बीच में। एक्सीडेंट तो कहाँ पे नहीं है, सब चीज में, डेली रूटीन लाइफ में भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो घर में गिर जाते हैं या वॉशरूम में गिर जाते हैं, तो हम लोग नहाना नहीं बंद करते हैं, हम लोग घूमना नहीं बहुत बंद करते, तो वो होना है। लेकिन मैं एज ए कोच जब भी मैं सिखाता हूँ, जिस महेश अटाले सर ने मुझे सिखाया कैसे सिखाना, आप सब लोग सिखा रहे, अपने अपने गुरु से सीखा है, खुद के अनुभव से सीख रहे। लेकिन मुझे इतना पता है, जो कोच आज मलखाम से जुड़ा है वो हर एक खिलाड़ी है अपने लड़के की तरह सिखाते हैं, उसको कुछ ना हो। वो हम लोग उनके पेरेंट्स से ज्यादा उनको संभालते हैं, बोलते थे तळ हाताच्या फोडीसारखं आपण त्यांना जपतो, अच्छी ऐसे हमारे खिलाड़ी को हम लोग संभालते हैं। लेकिन कहाँ पे गलती होती है, मिस्टेक्स होता है। लेकिन आज सब पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज पेरेंट्स की शक्ति, पेरेंट्स की पावर, ये आज कोच का बैकबोन है। आज अगर आप हर कोच के साथ पॉजिटिवली स्ट्रांगली खड़े हो गए तो आपका खेल तो बढ़ना ही है, आपका लड़के का आपकी लड़की का भी अच्छा प्रोग्रेस है। ये मैं आपको मेरे अनुभव के साथ बोलता हूँ कि आज मेरे जो पार्लेश्वर व्यायामशाला के जो कोचेस है, मेरे जो पेरेंट्स है, आज वो पेरेंट्स की जो पावर मुझे मिलती है, सर आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज में अगर मैं मेरे पेरेंट्स मीटिंग में रखता हूँ, वो 100% सक्सेस होनी है। ये आज मुझे मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज पेरेंट्स जितने स्ट्रांगली अपने कोचेस को सपोर्ट करें। आज कोई भी कोच ऐसे नहीं कि वो आज मलखाम खेल सिखा के ही उसका घर चलता है। बहुत सारे ऐसे कोचेस है जो कोच पार्ट टाइम मलखाम सिखाते हैं, जॉब करके मलखाम सिखाते हैं, लेकिन वो अपना गोल्डन टाइम अपने खिलाड़ी आपके लड़के के लिए दे रहे। तो मैं चाहता हूं कि आज उतना ब्लाइंड फेथ भी थोड़ा सा रखना चाहिए, ये मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। आदित्य जी, आपको अगला प्रश्न जाता है कि आज हम लोग सब लोग कंपटीशन लेवल के भी कोचिंग करते हैं, तो ऐसे कभी हुआ है कि खिलाड़ी की गलती नहीं है लेकिन उसको जो चाहिए वो रैंकिंग नहीं मिला या पॉइंट्स नहीं मिले या कुछ और कुछ वजह से, एज अ कोच हम लोग तो सब लोग इंसान है, भगवान तो नहीं है, कुछ आपको फ्रस्ट्रेशन कभी हुआ है कुछ इंसिडेंट से, और उस फ्रस्ट्रेशन को आपने मेंटली कैसे आपने संभाला खुद को, इसके बारे में कुछ बताइए। गणेश जी, जरूर फ्रस्ट्रेशन होता है अगर बच्चा आगे सिलेक्ट नहीं होता है, और वो बड़ी कॉमन चीज है। बट ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समझो, क्योंकि आप बच्चों की प्रैक्टिस लेते हो, आपको ये समझना जरूरी है कि बच्चा प्रैक्टिस में जो कर रहा है उससे अच्छा या उतना उसने परफॉर्म किया है या नहीं। क्योंकि बच्चे को जो आता है वो 100% अगर वहां जाके परफॉर्म करता है तो वही आपको चाहिए। बच्चा 100% से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई रियलिस्टिक वैल्यू आपको बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है, हाँ मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है, आगे सिलेक्ट होना, स्टेट नेशनल सिलेक्ट होना जरूरी है। बट अगर बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सिर्फ वो नेशनल या अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, इस वजह से फ्रस्ट्रेट होना गलत है। बट थोड़ा दुख होता है अगर उसको जितने चाहिए उतने मार्क्स ना मिले तो। बट आप बच्चों के सामने वो फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे तो बच्चों को भी बुरा लगेगा, वो अपने खुद के परफॉर्मेंस में एंजॉय करना छोड़ के वो पॉइंट्स में एंजॉय करना चालू कर देंगे, जो कि मुझे पसंद नहीं। सही बात है। और आदित्य जी, आज इसी तरह से हर एक कोच अपने अपने लेवल से, अपने अपने टेक्निक से खिलाड़ियों को समझाते रहता है
फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है हम लोग को खेल में, थोड़ा हमारे घर में भी फ्रस्ट्रेशन आता है, कभी कभी होता है। तो फ्रस्ट्रेशन एक नेचर होता है, लेकिन उसको हमारे खेल हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का, फ्रस्ट्रेट नहीं होना और खेल से जुड़े रहना। मैं ये प्रश्न पूछने के पीछे यही रीजन है कि बहुत सारे मेरे दोस्त है, जो मेरे मित्र है, वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कुछ ना कुछ वजह चीजों से, इंसिडेंट्स की वजह से मलखाम खेल से दूर चले गए। मैं वो सभी दोस्तों को आज वापस मैं विनती करता हूँ कि प्लीज मलखाम खेल से जुड़े रहे। आज मलखाम खेल ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, ये सभी को पता है। नाम दिया, शोहरत दिया, हेल्थ दिया, और मलखाम के वजह से हम लोग को जानते नहीं तो गणेश देवरकर को कौन जानता था। मलखाम निकाल दो मेरे नाम के पीछे से, मुझे कोई नहीं जानेगा। तो आज हमारा काम है मलखाम को वापस करना। तो अगर हम लोग हमारा समय देके, हमारे जो अनुभव है वो अगर जुड़े रहे मलखाम के साथ, तो मुझे लगता है कि मलखाम खेल का विकास बहुत ही जल्दी होना चाहिए। जो मलखाम कट्टा का आज मेन उद्देश्य है कि मलखाम का विकास और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन, और यही पीढ़ी आज, नई पीढ़ी आज आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये मलखाम कट्टा का प्लेटफॉर्म पे आज बहुत अच्छा विषय जा रहा है। रईस जी, आपका इसके ऊपर कुछ आपका अलग अनुभव है तो आप प्लीज शेयर कीजिए। अनुभव है, मगर अभी मैं जो बात बताने वाला हूँ कि मलखाम में सक्सेस होना ये सबसे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बराबर है, मुझको मान्य है ये बात की जिंदगी में मलखाम में सक्सेस मिला, छत्रपति अवार्ड हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, चलो अच्छी बात है, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। जैसे अभी पंकज के साथ मैं प्रैक्टिस करता था, मैंने अभिजीत दादा का जो उसने जो बताया कि वो हैश होता था, वो बराबर है कि हैश होते थे। क्यों होते थे? कि मेरा बच्चा सिलेक्ट होए, ये हो। मगर जिंदगी में भी सफलता प्राप्त करना भी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि मलखाम में अगर सफलता नहीं मिल रही इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी में कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी। वो अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर कुछ तो बन सकता है। हमारे मलखाम फील्ड में तो कितने सारे डॉक्टर्स हैं। अभी पुणे के ही सर है केड़कर सर, वो भी डॉक्टर हो चुके हैं। उन्होंने ठीक है अभी वो मलखाम से दूर है, मगर ये नहीं है कि वो मलखाम में सक्सेस भी हो गए और उधर भी सक्सेस हो गए उनके एजुकेशन लाइफ में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अभी बीच में धुए का एक लड़का सचिन चौधरी, वो PSA हो गया। यानी वो ऐसे नहीं कि उसको छत्रपति अवार्ड नहीं मिला तो वो जिंदगी में सक्सेस ही नहीं हुआ, वो PSA हो गया। मीन्स कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो है। यानी मेरे बोलने का मतलब यही है कि मलखाम को गेम करके एंजॉय करो। हार जीत तो होती रहती है, पॉइंट्स कम ऊपर नीचे होते रहते हैं, मगर इसका मतलब मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि हाँ ठीक है, नहीं मिला मार्क्स, ओके, नहीं प्रॉब्लम, मगर उसको जिंदगी में भी तू कुछ आगे कर सकता है। मलखाम इज पूरी जिंदगी मलखाम नहीं है। जिंदगी की लाइफ में या रेगुलर तुम्हारे एजुकेशन लाइफ में भी तो सक्सेस हो सकता है, वहां पर भी तेरे को अचीवमेंट मिल सकती है। तो ऐसे में बच्चों लोग को मोटिवेशन करके उनको वो कंपटीशन फेज में से थोड़ा सा बाहर निकाल के उनको ये बताता हूँ कि आप अपने करियर में भी सफल हो सकते हो। धन्यवाद रईस जी, आपने अपना अनुभव भी रखा, अच्छा है। हर हमारा मलखाम कट्टा का वही आज प्लेटफॉर्म है कि आपने अनुभव रखो। आज लोगों को पता है कि क्या उठाना चाहिए, क्या नहीं, क्या सुनना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, आज मेरे में क्या कमियां हैं, कहाँ ना कहाँ उनको पॉइंट मिल जाते हैं। मेरा ये आज का प्रश्न एकदम क्लियर था कि फ्रस्ट्रेशन होके जो लंबा जाता है, एक अगर खिलाड़ी जाता है ना तो मुझे एज ए कोच मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन एक कोच जाता है ना तो उसके पीछे बहुत सारे खिलाड़ी वंचित हो जाते हैं, कोच से दूर हो जाते हैं। तो मेरे जो कोच है उनको इस फील्ड से कैसे मैं पकड़ के रखूं, उनका फ्रस्ट्रेशन कैसे हम लोग बैलेंस करें। खिलाड़ी का फ्रस्ट्रेशन तो निकालने के लिए कोच है, कोच का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कौन है? तो वो आज वो कोच भी अपने जो सीनियर कोचेस है या उनके कलीग्स है उनके साथ बातचीत करके करना चाहिए और अपने व्यूज रखना चाहिए और कुछ भी करके मलखाम खेल से जुड़ना चाहिए। आज आप तीनों आए हैं और अपने व्यूज रखे हैं। आज आप तीनों भी आज मलखाम के रेफरी है, पंच है, जज है, स्टेट नेशनल लेवल के, आपके पास एज ए जज करके भी अच्छा अनुभव है। मैं भी आज जज हूँ, तो आज जज करके एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोच करके अलग नजरिया है। वो तो एका नाण्याच्या दोन बाजू है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक एज ए कोच और एक एज ए जज। तो तभी हम लोग को पता चलता है कि आज कहाँ पे गलतियां होती है, कहाँ पे आज हमारा लड़का सक्सेस हो सकता है। लेकिन आज लड़का खेले, पुरस्कार मिले, छत्रपति अवार्ड मिले, द्रोणाचार्य हो ना हो, लेकिन मरते दम तक हम लोग को मलखाम को नहीं छोड़ना। यह हम लोग सब मिलकर आज शपथ लेना चाहिए और यही आप तीनों के माध्यम से मैं आज भारत की जनता को आज प्रेरित करना चाहता हूँ या मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कुछ भी करो और मलखाम के पास वापिस आओ। अगर जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय दो, और अगर नहीं जुड़े हैं तो अगर हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन भी अगर आप कुछ ना कुछ आके मैदान में आके अगर सिखा सकते हैं, अपने अनुभव दे सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा।
मेरा इस सेशन का आखिरी सवाल है, पंकज जी से ही शुरुआत करूंगा। कभी हम लोग ने भी हमारे कोच को आदर्श माना है, कोच को देख के हम लोग बड़े हुए, तो आज तुम आपके स्टूडेंट्स भी जैसे जैसे बड़े होंगे, आपको देख के बड़े होंगे, और आपको देख के शायद उनको शायद वो इच्छा हो कि मुझे आज पंकज सर जैसे बनना है। अगर किसी खिलाड़ी ने आपको पूछा कि मुझे आपके जैसे बनना है, तो आप उसको क्या सलाह दोगे? ये मैं जो कोई भी बच्चा, मैं किसी को बता नहीं सकता कि आप मेरे जैसे बनो, ये वो खुद चूज करेगा कि वो उसे मेरी तरह बनना है या नहीं बनना है। तो मैंने मेरे कोचेस को देखा, मेरे जो ऊपर के जो बहुत से मेरे सीनियर्स थे उनको देखा, उनसे हर एक से मैंने अलग अलग मोटिवेशन लिया है, क्योंकि कौन सा भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, कुछ उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती है, कोई बुराइयाँ भी होती है। तो वो डिपेंड रहता है जो लेता है किसी सामने से, तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस आदमी से क्या अच्छा लेना है, वो उसके ऊपर रहता है। तो मैंने जब कभी भी मैंने प्रैक्टिस के टाइम में या फिर कोचिंग के टाइम में जब कभी भी मैंने मेरा मोटिवेशन देखा है, तो मैंने जब खेलता था तो मैंने सीनियर्स की तरफ से उनका प्रैक्टिस कैसे चलती थी, उनका मेंटल मोटिवेशन कैसा रहता था, तो उनकी तरफ वो मैंने ये लिया, उनसे ये मैंने अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स लिए, या फिर मेरे लिए वो मेरे मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज थे। अभी कोचिंग के तरफ से मेरे अलग पर्सनैलिटीज थे, जब जो कोई अच्छे सिखाते हैं तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ वो कैसे कोचिंग करते हैं। तो जब कभी भी अगर मैं मेरे जूनियर या फिर मेरे बच्चों को कुछ सिखाना या फिर बताना चाहता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में अगर आपको जो कुछ भी बनना है तो उसकी शुरुआत अपने एक ड्रीम से कीजिए। अगर एक कोई भी ड्रीम आपके लाइफ में है तो फिर आप उसको पाने के लिए मेहनत करिए, भले उसमें सफल हो या नहीं ना हो, लेकिन ड्रीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रीम हमें पता नहीं होता कि वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। जैसे मेरा भी एक ड्रीम था बचपन में देखना था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे शिव छत्रपति अवार्ड चाहिए और फिर मैं खेलूंगा, ऐसे नहीं। वो मैंने एंजॉय किया गेम, उसकी वजह से मुझे धीरे धीरे मैंने मेरा ड्रीम बिल्ड किया और उसको मैंने अचीव किया। तो मुझे बच्चों को भी बताना है या फिर कोचेस को भी बताना है कि आप एक ड्रीम बिल्ड कीजिए, और निगेटिव एनर्जी आती है लाइफ में तो उसमें थोड़ा साइड में करके जो कुछ भी पॉजिटिव है हमें और बाकियों में, तो उसको चूज करके उसको लेके इम्प्लीमेंट करके स्टडी करके फिर आगे जाना है। ऑब्स्टेकल्स तो आते ही है, तो फिर बस आपको ड्रीम देखना है और उसको लेके आगे जाना है। थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रईस जी, मुझे यही प्रश्न आपको फॉरवर्ड करना है, आपका इसके बारे में अनुभव और आप किस तरह से खिलाड़ियों को मार्गदर्शन करेंगे? मैं यही कहूँगा कि खिलाड़ियों ने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारे जो सीनियर्स है उनमें की जो क्वालिटीज है, जैसे पंकज ने बताया कि हर एक कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, सही है, हर एक के अलग अलग क्वालिटीज को मिलाकर वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अभी हम बड़े जो बोलते हैं कि नेता लोग है या अब्दुल कलाम है, शिवाजी महाराज है, इनके तरह दूसरा कोई नहीं बन सकता, मगर उन्होंने जो पद रखे हैं, उन्होंने जैसे सिंपलिटी, सादे रहनीमान उच्च सन्य, सिंपल रहो और अच्छे सोचो, ऐसे सोच के आगे बढ़ो और जिंदगी में जो भी कठिनाई आएंगे उसको पार करके एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो। यही मैं उनके लिए आज मेरी तरफ से सलाह रहेगी। धन्यवाद रईस जी। आदित्य जी, आपका भी अनुभव जानना चाहूंगा। अनुभव मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आप गलत भी करते हो तो समझो गलतियां क्या हुई है उसको ना दोहराओ, कोई और गलती करो और फिर उसे ना दोहराओ। तो एक टाइम आएगा कि आपके पास गलतियां ही नहीं होंगी, तो आप जो करोगे वो सही होगा। तो जब आप गलतियां करोगे, कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी डिसमाउंट हो माउंट हो, अगर आप गिरते हो तो किसी गलती की वजह से गिरते हो, और वो गलती समझो और ट्राई करो कि वो गलती फिर से ना दोहराओ। और अगर ऐसा करोगे तो आप
प्रोग्रेस करते जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। और तीनों भी आज गेस्ट लोगों ने आज यही बताया कि हर एक इंसान के बाद जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति, कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ बुरा होता है। हमको सिर्फ अच्छा उठाना है और अच्छा उठा के हमारे में एक अच्छा इंसान बनाने की हम लोग को कोशिश करना है। और मैं आप तीनों के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप जैसे कोचेस आज बड़े हो गए, आज युवा पीढ़ी आज कोचिंग में उतरी है और फुल फ्लेश अपना वक्त दे रहे हैं, तो आज आपको देख के भी आज नई पीढ़ी जो है, जो नए बच्चे हैं, वो कोचिंग में आने के बारे में सोचेंगे और अच्छा कोच बनने के बारे में सोचेंगे। आज जाके कोचिंग में भी अच्छा करियर बना सकते हैं, ये मैं प्लेटफॉर्म में बताना चाहता हूँ कि एज ए करियर करके आप कोच भी बन सकते हैं। आज भारत सरकार भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे रही है, फैसिलिटी दे रही है। आगे जाके जैसे ये नई पीढ़ी बड़ी होगी तब तक शायद उनको और अच्छा फैसिलिटीज सरकार की तरफ से या अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एज ए कोच करके भी तुम लोगों को बहुत अच्छा लाइफ आगे मिल सकता है, ये मैं आपके माध्यम से सबके सामने रखना चाहता हूँ। और अभी हमारा यह सत्र यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आखिरी प्रश्न में सबको सवाल पूछता हूँ कि आज का ये अपना जो विषय लेके हम लोग सबके सामने आए मलखाम कट्टा के द्वारा, तो ये सेशन आपको कैसे लगा, इसके बारे में आपका अनुभव आज का बताना है। पंकज जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसे लगा और आपके पास और कुछ ऐसे कुछ आपका अनुभव अगर है, आपको कुछ शेयर करना है तो यू कैन प्लीज शेयर। थैंक यू। आज का जो सेशन है, जो आपने मलखाम कट्टा पे बहुत दिनों से मैं आपका फॉलो कर रहा हूँ गणेश, अपने मलखाम कट्टा को बहुत से अलग अलग टॉपिक लेके आप आते हैं मलखाम कट्टा पे, और बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो नए नॉलेज मिलती है सब लोगों को कि अलग अलग टॉपिक पे ऊपर। तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन लेके आप आगे जा रहे हैं। तो ऐसे ही लगता है कि ऐसे बहुत से अलग अलग सेशंस होने चाहिए। जैसे कि अभी ऑनलाइन होते हैं, तो फिर मुझे ये लगता है कि वर्कशॉप होने चाहिए, कोचिंग के लिए होने चाहिए, या फिर जजेस के लिए और भी न्यू सेशंस होने चाहिए कुछ अलग लेवल पे जाके। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी ऐसे सेशंस होने चाहिए, जो कि हम जो भी कुछ बड़े लोग हैं मलखाम में, जिन्होंने ऑलरेडी अचीवमेंट्स किए हैं मलखाम के ऊपर, के हम बाहर के, जो महाराष्ट्र के बाहर जाके अगर हम ट्रेनिंग्स देते हैं या सेशंस लेते हैं, तो ऐसे होगा कि वो कुछ सालों बाद और कहीं पे जाके वो बाकियों को ट्रेनिंग्स देंगे, या फिर बाहर के देशों में जाके ट्रेनिंग्स देंगे। जैसे कि अभी हो रहा है कि ट्रेनिंग बहुत से, जैसे कि यूएसए में चिन्मय पाटनकर अभी बहुत अच्छे से मल्लखाम बहुत आगे लेके जा रहा है। अभी उसका बीच में सेशन हुआ था, वो और बढ़ाना चाहता है यूएसए में मल्लखाम। तो ऐसे सेशंस और ये ट्रेनिंग्स होने चाहिए और हो भी रहे हैं। तो उसके लिए हम सब मिलके, जैसे कि आपने बताया कि जो मलखाम से बाहर गए हैं जो कुछ लोग, तो वो अगर वापस आते हैं, उनका जो भी कुछ भी नॉलेज होता है तो वो अगर शेयर करते हैं मलखाम के लिए, या फिर जैसे कि मैंने लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था उसमें भी बताया था, हर एक बंदा मलखाम के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर कोई अकाउंटिंग के लिए अगर अच्छा रहता है तो वो उसका यूज, उसका नॉलेज वो मलखाम के लिए यूज कर सकता है। अगर कुछ मार्केटिंग के लिए कोई बंदा अच्छा रहता है, उसका मार्केटिंग अच्छा है, बहुत अच्छे से करेगा। तो हम हर एक लोगों का अलग अलग जो पॉजिटिव है, जो किसी भी फील्ड में है, तो उसका यूज हम मलखाम को लेके मलखाम और आगे लेके जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और आपने बहुत ही अच्छे से अपना अनुभव बताया और अच्छे से आइडियाज भी दिए कि एक वर्कशॉप होना चाहिए और बहुत सारे चीज हम लोग, लेकिन एक साथ अगर हम लोग सब लोग जुड़े और एक साथ अगर आते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय लेके, अच्छे से चीजें लेके हम हमारे मलखाम के पूरे परिवार को हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं, ऐसे मेरा मानना है। रईस जी, आपका आज का अनुभव कैसे रहा, इसके बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा अनुभव था। सभी कोच और जो मलखाम खिलाड़ी है, भले वो नेशनल ना खेले हो, राज्य खेले हो, जिला खेले हो, या उनको मालूमात है मलखाम के बारे में, ऐसे जो खिलाड़ी है, जो कोचेस है, मैं खिलाड़ी कहूंगा कि खिलाड़ी के बाद ही कोचेस बनते हैं, जो जिसको मालूमात है मलखाम के बारे में। अभी बहुत सारे, जैसे अभी पूना, बम्बई या अलग अलग शहरों में अपने काम के सिलसिले में वहां पर जॉब करते हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझको वहाँ सर सिखाने के लिए मौका देंगे नहीं देंगे।
जहाँ मलखम चलता है, क्योंकि हम ये जो कहते हैं कि मलखम हमारी फैमिली है, जैसे आपने कहा कि मलखम हटा दो मेरे नाम से, मुझको कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि ये मलखम हमारी फैमिली है। आज आपको मलखम की वजह से जानते हैं, मुझको मलखम की वजह से जानते हैं लोग। तो जैसे मैंने बताया कि पंकज के साथ मैंने प्रैक्टिस किया महाराष्ट्र मंडल में, तो वहाँ पर मैं जाता था विद्यापीठ से, वहाँ पर जाता था तो मुझको पंकज छोड़ने के लिए विद्यापीठ वापस आता था। हम चाय कॉफी साथ में पीते थे और कभी कभी नाश्ता भी कर लेते थे। तो ये बॉन्डिंग होता है कि दोस्त बनते हैं और ये फैमिली बढ़ती जाती है। उसी तरह कोई अपने मन में हिचकिचाहट न रखते हुए ये करे कि हाँ यहाँ मलखम चलता है तो मैं वहां जाके कुछ बच्चों को सिखाऊं। ये नहीं कि ये जिले का है तो उसको कैसे वहां एंट्री दे, ये नहीं सोचे। वहां जाके कोशिश तो करे मलखम सिखाने के लिए या मलखम के लिए कुछ देने का प्रयास करे, क्योंकि जो हम देते हैं वो वापस हमें मिलता है। मलखम के नजर से मैंने ये सीखा है। आज मैंने मलखम के लिए अमरावती में सिखाया, पुणे में सिखाया, सतारा में सिखाया। इसका फल मुझको 2017 में मिला। राजेश आमराणे ने मुझको एक टूर दिया चाइना का, जिसके मुझको वो अपॉर्चुनिटी मिली। क्यों मिली? क्योंकि मैं सबसे जुड़ा था, एक फैमिली बनी थी मेरी और अभी भी, और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे जितने भी कॉम्पिटेंट थे सब अच्छे बंदे थे। कल्पेश यादव, विक्रांत दाभाडे, विशाल दाभाडे, राजेश राव, राजेश आमराणे, पंकज, ये सब, और आप भी थे, आप तो सीनियर मोस्ट हो सर। ये सब कंपटीशन और मंगेश दादा को आपने खेलते हुए देखा, तो ये हमारे फैमिली में ऐसे लगता है कि दादा गणेश दादा है या मंगेश दादा है, तो ऐसा लगता है कि ये हमारी फैमिली है। कुछ भी होगा तो हम जाके मिलते हैं। अगर बम्बई में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम फोन करेंगे तो कोई भी आता है हेल्प के लिए। तो ये फैमिली है। तो इसके लिए हिचकिचाहट न रखते हुए कि आप मलखम के लिए आप दो, आपको मालूमात है खेल के बारे में, तो आप मलखम के फील्ड के पास जाओ, मलखम सेंटर्स के पास जाओ, वहाँ उनके कोचेस को मदद करो। ये मत सोचो कि ये क्लब आगे बढ़ेगा, ये जिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम यहाँ ज्ञान देने के लिए आए, छुपाने के लिए तो कुछ भी। गंदा पानी अगर ज्यादा स्टोर करके अभी रखेंगे तो वो गंदा हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो वो ज्ञान दे दो और आगे बढ़ो, तो लोग आपको भी पूछेंगे। लोगों को पूछने से अच्छा कि आपका भी नॉलेज अपडेट होते जाएगा। इतना ही कहना है इस माध्यम से। और बहुत शुक्रिया आपका सर, ऐसे ही आप अलग अलग विषयों पर चर्चा किए और हम आपका सुनते हैं हमेशा। धन्यवाद सर। धन्यवाद रईस जी, आपने तो बहुत ही अच्छे अपने अनुभव बताया कि इसमें रईस जी को क्या बताना था। मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताता हूँ कि भले ये सातारा पुणे रिवेंज हो या उनके कॉम्पिटिटर हो या मुंबई के साथ, आप उधर जाओ, जहाँ पे हो जाओ, एक साथ रहो। मलखम एक परिवार की तरह है और मलखम के लिए आप कुछ भी आपको जितना दे सके उतना देने की कोशिश कीजिए। वहां पे सोचो मत कि एक कौन से क्लब का है, ये कौन से सिटी का है। ये अगर सोचते बैठेंगे ना आपकी प्रगति होने वाली है, ना आप बढ़ोगे ना मलखम बढ़ेगा। तो ये खुले दिल से सबको वेलकम है। मैं सबके कोच की तरफ से मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपके क्लब में लोग आएंगे, आप दूसरे क्लब में जाओ और एक दूसरे को हेल्प कीजिए और खेल बढ़ाइए। आदित्य जी, आपको आज का सेशन कैसे लगा? आपका अनुभव बताइए। बहुत बहुत अच्छी कल्पना है ये गणेश जी, कोचेस को खेल में फिर से खींचना और उनका इनपुट्स लेके खेल को आगे लेके जाना। हम सारे समझते हैं कि हर कोई अपने काम में बिजी है, कोई कहीं सेटल हो गया है, कोई इंडिया में ही कहीं दूसरी जगह रहता है। बट आप ट्राई करो कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या 2 बार आकर आपका जो भी ज्ञान है वो मलखम के लोगों में शेयर करो, ताकि और लोग उनके बारे में जाने, आपके पास जो खूबियाँ थी उनके बारे में पहचाने, और नए जो बच्चे हैं, नए बच्चे वो पुराने एलिमेंट्स, पुरानी चीज़ों को सीखे और उसको अडॉप्ट करते आगे जाए। धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए गणेश जी, और आपको भी शुभकामनाएं। ये मलखम कट्टा आगे चले और नई नई संकल्पनाओं के साथ आप आगे आए। थैंक यू गणेश जी। थैंक यू आदित्य जी। और मैं यहाँ पे आज का जो विषय लेके सभी के सामने आया था वो विषय आज यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और सभी आए हुए अतिथिगण का मैं मन से धन्यवाद करता हूँ। आप अपना अच्छा विषय लेके अपना समय अच्छा यहाँ पे मलखम कट्टा के लिए आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ समय नहीं तो आपके अनुभव, आपके विचार दिल खोल के
यहाँ पे रखे। तो मैं एक यहाँ के एक शुरुआत हो गई कि अभी आने वाले जो भी अतिथि है वो भी दिल खोल के यहाँ पे बात करें और अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करेंगे। मैं हमारे जो पालेश्वर व्यायामशाला के प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो है एडवोकेट पराग जी अलोनी, जो हमारे विले पार्ले के एमएलए है, उनके साथ मेरे जो गुरु है, जो जिनकी वजह से आज मलखाम कट्टा जो बढ़ रहा है और विषय अलग अलग जो देते हैं हमें, महेश अटाले सर, उनका मैं मन से धन्यवाद करता हूँ। मेरी पूरी मलखाम कट्टा की टेक्निकल टीम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके वजह से आज मलखाम कट्टा कहाँ पे रुका नहीं है। आज मलखाम कट्टा जहाँ लॉकडाउन में शुरुआत हुई, आज लॉकडाउन निकल रहा है, लेकिन मलखाम कट्टा कहाँ पे रुका नहीं। और आप जैसे जो दोस्त है, मेरे जो मलखाम के जो परिवार के जो मेरे जो फ्रेंड है, उनका बैकअप मुझे बहुत मिलता है और मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए वो मलखाम कट्टा से जुड़े हैं। तो मैं वो सभी मेरे मलखाम परिवार के मेरे पूरे दोस्त को, मेरे पूरे गुरुजनों को मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पे मेरे वाणी को विराम देके आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।